तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा था, और ज्योग्राफी में हम लोगों ने लेक्स पढ़ लिया, वाटरफॉल पढ़ लिया, इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कर लिया था। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या किया बेटा, कुछ स्टैटिक ज्योग्राफी का भी जो है पार्ट किया था, जैसे कि जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं और स्टेट्स के जो भी सिटीज हैं उनके क्या निक नेम्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। और हम लोग अब फिर से जो है करने वाले हैं क्या, फिर से हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी में हम लोगों ने बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था, सिटीजनशिप पढ़ लिया है, नागरिकता जिसे कहते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसी के आगे जो है बात करेंगे हम लोग पार्ट 3 की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो स्क्रीन को फटाफट करेंगे शेयर। मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर अच्छे से सुनाई दे रही है ना, ये बता दो। कैसे यार, शेयर कर दिया मैंने। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप लोग को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी और मेरी आवाज भी प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। आज हम लोग को क्या करना है बेटा, आज हम लोग को फिर से शुरू करना है पॉलिटी। और पॉलिटी में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3, यानी कि भाग 3 जो है शुरू करने वाले हैं। तो हेडिंग डालोगे बेटा पार्ट 3 या फिर भाग 3। और पार्ट 3 या भाग 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या इसी को आप लोग क्या कह लीजिए, मौलिक अधिकार कह लीजिए, मौलिक अधिकार। सबसे पहली बात तो बेटा फंडामेंटल राइट्स हमारे किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक पढ़ने वाले हैं। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ये क्या कहलाता है बेटा, मैग्ना कार्टा कहलाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है बेटा, ये जान लो। मैग्ना कार्टा बेटा एक वो पार्ट होता है जहां से किसी पर्टिकुलर चीज की जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, यानी कि विकास हुआ, या फिर जो उस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स किसे कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो क्या हुआ था बेटा कि हमारे यहाँ एक रूलर था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था फारूक शियार। फारूक शियार को ही क्या हो गया था बेटा, फोड़ा हो गया था पैर में, और इसी फोड़े का ये इलाज बहुत सारे जगह पर करवाया लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो अंग्रेजों का ही एक डॉक्टर आता है जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जो है इसके फोड़े का ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करने के बाद जो उस पर पेट्रोलियम जली लगाता है, उसका फोड़ा सही हो जाता है। जिससे खुश होकर जो फारूक शियार था बेटा, फारूक शियार ने ही अंग्रेजों को दिया था गोल्डन ऑर्डिनेंस, गोल्डन ऑर्डिनेंस, या इसी को जो है आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे स्वर्णिम फरमान, स्वर्णिम फरमान। स्वर्णिम फरमान जो है दिया था, और स्वर्णिम फरमान क्या था कि अंग्रेज लोग जो है कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, है ना, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यानी कि दे कैन डू ट्रेड टैक्स फ्री।
है ना, टैक्स फ्री जो है व्यापार कर सकते हैं। तो यहीं से जो है क्या हुआ, यहीं से जो है अंग्रेजों का भी जो है क्या होने लगा, विकास होने लगा। अंग्रेज भी जो है यहाँ से काफी तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा आपका ये होता है। इसके अलावा ओरिजिनली मैग्ना कार्टा क्या था बेटा, तो ये आपका चार्टर ऑफ राइट्स था। इट वाज चार्टर ऑफ राइट्स, जो कि किसके द्वारा जो है इशू किया गया था, इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के ही किंग जॉन थे जिन्होंने ये मैग्ना कार्टा इशू किया था। एंड व्हाट इज मैग्ना कार्टा, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैग्ना कार्टा क्या था बेटा, तो राजलेख था कुछ अधिकारों का, जो कि किसके द्वारा, किंग जॉन के द्वारा जो है इशू किया गया था। कब कब किया गया था, तो 1215 में। ठीक है, 1215 में किया गया था। तो बेटा आपके एग्जाम में जो सवाल बनेगा, क्योंकि हम जो है आप लोग को काफी डिटेल में लेके चलेंगे, चीजें सब कुछ बताते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप लोग करते चले जाओ। आपके एग्जाम में जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बेटा, मौलिक अधिकार को कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। आ रही बात आप लोग को समझ में? ठीक है, और एक पॉइंट लिखोगे बेटा, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी गारंटी जो है हमारा संविधान देता है। ठीक है ना, इसकी गारंटी जो है हमारा क्या देता है, संविधान देता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये जो है ये परमानेंट नहीं है। हमारे पास जो टोटल आपके 7 फंडामेंटल राइट्स है, ये परमानेंट नहीं है। अगर अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो इसमें जो है बदलाव कर सकता है, लेकिन बदलाव करने के लिए उसे बेटा उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखोगे, पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स की कुछ बेसिक चीजें जो है जानेंगे, है ना। फिर बेटा वो चीजें तो सभी आप लोग को पढ़ाते हैं कि हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, इस आर्टिकल से लेके इस आर्टिकल तक की, वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग का जड़ जो है मजबूत करने के बाद। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। ठीक है, लिखोगे बेटा, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होती हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन, द पार्लियामेंट कैन रिपील, रिपील का मतलब क्या है, चेंज वगैरह जो है कर सकती है, देम, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनमें बेटा फेर बदल कर सकती है हमारी कौन बेटा, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैसे बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके ही जो है ये कर सकती है। आ रही बात समझ में आप लोग को? चलिए, इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा। जगह बना लेता हूं पहले। लिखोगे बेटा, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग
नेशनल इमरजेंसी, जब बेटा नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इन्हें जो है बेटा क्या किया जाता है, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इमरजेंसी के दौरान भी कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते हम लोग, तो बेटा वो कौन से हैं, तो लिखोगे बेटा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है ना, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए अगर बेटा, तो बाकी सारी जो है नेशनल इमरजेंसी में जो है सस्पेंड कर दी जाती हैं, लेकिन ये जो है आपकी नहीं की जाती है ना। 20 और 21 में बेटा क्या है, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, किसका, जीने का, समझ गया, तो जीना थोड़ी ना कोई छीन लेगा। क्लियर रहती बात आप लोग को, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। लिखोगे बेटा ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टोटल, हम इसको सेलेक्ट करके हटाएं तो हटेगा कि नहीं हटेगा, एक मिनट को या कुछ सीख लें हम, वाह चलो बढ़िया। हाँ, तो लिखोगे बेटा एक पॉइंट आप लोग लिखिए, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन provided for 7 fundamental rights, for 7 फंडामेंटल राइट्स, FR लिख दे रहा हूं फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो ये कौन कौन से थे बेटा, तो सबसे पहला लिखोगे आप लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक की बेटा, तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक की, 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, राइट टू इक्वालिटी में जो है पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है बेटा उसे ही कहते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, या आप कहोगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक की, तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक की। तीसरा जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये आपका किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24 जो है इस आर्टिकल में है। इसके अलावा फोर्थ जो है बेटा वही क्या कहता है, तो वही आपका कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन बोले तो आप किसी भी जो है धर्म को चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना, कोई भी जो है आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप जो है सनातन धर्म फॉलो करते हो कि मुस्लिम धर्म फॉलो करते हो कि ईसाई धर्म फॉलो करते हो, इसके लिए कोई भी जो है आप पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल
28 तक जो है आपका इसमें है। पांचवे की अगर बेटा बात करें तो पांचवा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है बेटा, इसे ही कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 और 30 में जो है ये आपके हैं। इसके अलावा सिक्स्थ जो है बेटा उसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको जो है आर्टिकल किस में रखा गया है, आर्टिकल 31 में जो है रखा गया है। हालांकि जो है इसे क्या किया गया था बेटा, इसे जो है हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी इसे क्या किया गया है, इसे डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, इट वॉज डिलीटेड। ठीक है, तो ये जो है अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो है बेटा, ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको जो है हटा दिया गया है। और कैसे हटाया गया है बेटा, तो लिखेंगे आप लोग बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सीएए का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो है इसको क्या किया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था। और अभी जो है इसे क्या बना दिया गया है, तो अभी इसे लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट जो है इसे बना दिया गया है। ठीक है ना, कानूनी जो है अधिकार इसे बना दिया गया है। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो अंडर आर्टिकल 300A इसमें रखा गया है बेटा। तो आर्टिकल 300A में जो है इसे रखा गया है। आ रही बात समझ में। तो ये पहले जो है आपका छठा वाला भी इसी में हुआ करता था, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बेटा, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और इसे जो है अभी क्या जो है बना दिया गया, इसे अभी लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A के तहत। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली कितने हैं बेटा, तो प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट है। छठा तो डिस्कस कर लें। ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है बेटा उसे ही कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसको जो है किस में रखा गया है, तो इसी को रखा गया है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में जो है इसे रखा गया है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा आप लोग फटाफट। ठीक है, ये सब तो सब लोग बताते हैं, इसके अंदर भी जो है हम लोग अभी चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हमने क्या कहा, हमने इसके बारे में बताया कि ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक की है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, आर्टिकल 14 से हो रही है और 32 तक जा रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 12 और 13 तो डिस्कस ही नहीं करते हैं लोग। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ क्या आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अब हम लोग। चलिए आर्टिकल 12 की बात करते हैं बेटा। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या बताता है, तो ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। सही से आप लोग जो है ये क्लासेस अटेंड कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, किसके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए। बहुत क्वेश्चन फंसेंगे बेटा। राज्य की परिभाषा। ठीक है, यहां पर जो है ये बताता है कि जो टर्म स्टेट है बेटा,
ये अलग अलग चीजों के लिए जो है यूज किया गया। जैसे बेटा कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए स्टेट शब्द यूज किया गया है, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी है, म्युनिसिपैलिटीज है, उसके लिए ये जो टर्म स्टेट है बेटा ये यूज किया गया है। कहने का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब ये नहीं है कि खाली जो है उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया, ये सब स्टेट नहीं। हर वो बॉडी जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो आपका स्टेट है। तो स्टेट क्या हो गया बेटा यहाँ पर, तो स्टेट आपका कोई भी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगी, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट का मतलब यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्टेट का मतलब क्या हो गया, तो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स, या जो हमारे जो स्टेट्स हैं बेटा, जो राज्य हमारे वो विभाग हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज भी इसी में आते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में आ जाते हैं। पंचायत, जो पंचायती राज होता है ना, पंचायत, पंचायत की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है हमने, सही कर लेते हैं। पंचायत ये भी जो है आपके स्टेट में, स्टेट के डेफिनेशन में आ गया। इसके अलावा बेटा LIC हो गया, ONGC होगा, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो सब जो है आपकी किस में आ गई, वो सब जो है आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में आ गई। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग बेटा बात करें तो इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी, कोई भी एजेंसी हो या कोई भी जो है प्राइवेट बॉडी है हो, ठीक है ना, वो भी जो है आपकी आर्टिकल 12 यानी कि वो भी जो है आपका स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो स्टेट के डेफिनेशन को जो यहाँ पर आर्टिकल 12 बताता है ना। स्टेट एक जो टर्म है ये बड़ा, बहुत बड़ा टर्म है, वाइड टर्म है। यानी कि अगर हम लोग बेटा बात करें तो आपकी कोई भी कोचिंग हो, जैसे मान लीजिए आप बायजूस एक कोचिंग है ना, तो बायजूस भी जो है आपका क्या आ जाएगा, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये था बेटा आर्टिकल 12। नाउ आते हैं बेटा आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 क्या कहता है, लिखेंगे इट डिक्लेयर्स दैट, इट डिक्लेयर्स दैट all laws, all laws that are inconsistent, that are inconsistent inconsistent with any fundamental rights, with any fundamental rights, with any fundamental rights shall be void, shall be void। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो थोड़े से जो है टर्म्स यहाँ पे डिफिकल्ट मैंने यूज कर लिए हैं, लेकिन आप लोग समझो। जैसे कि मान लीजिए कोई कानून जो है ऐसा बना दिया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है बेटा, नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो कानून अपने आप क्या होगा बेटा, अपने आप जो है उसे बंद कर दिया जाएगा, उसे वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग, ये है। कोई भी कानून अगर जो है लेके आता है, मान लो राज्यसभा लोकसभा के कहीं पर भी जो है पास हो जाता है बिल, लेकिन और कहीं से ये साबित हो जाता है कि ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस कानून को उतने समय क्या कर दिया जाएगा बेटा, रद्द कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। समझ गए आप लोग, ये आर्टिकल 13 कहता है। चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग राइट टू इक्वालिटी पे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, जल्दी से बताओ बेटा किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है राइट टू इक्वालिटी।
आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और हेडिंग डालोगे अब आप लोग राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला जो है उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, उसे कह रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, या इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं समानता का अधिकार, है ना। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक का जो पार्ट है वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है बेटा, ये कहलाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल, आप लोग अपने आप को म्यूट रखोगे सब लोग, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। या हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिखोगे बेटा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि भाई चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो बेटा, सबके लिए कानून क्या है बेटा, सबके लिए कानून बराबर है, ठीक है ना। सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। और ये जो बेटा आर्टिकल है, ये जो राइट है बेटा, ये दोनों लोगों को दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि आप भले जो है इंडिया में रहते हो, और भले जो है आप इंडिया के बाहर रहते हो या फॉरेनर हो बेटा, अगर आप भारत में आते हो तो आप जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत आओगे, यानी कि आप पर भी ये कानून लागू लागू होगा, ठीक है। तो लिखोगे बेटा गिवन टू बोथ, ये जो है दिया गया है किसको, गिवन टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से किसी भी जगह पर जो है कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 15 कहता है। तो लिखेंगे बेटा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religion, on grounds of religion, comma, race, caste, sex, place of birth, है ना। कि वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो, बिहार में पैदा हुआ, यूपी में पैदा हुआ हो, कहीं पर भी पैदा हुआ हो, उसके आधार पर भी जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखोगे बेटा धर्म, मूल वंश, इसके अलावा बेटा जाति, स्थान, लिंग के आधार पर, के आधार पर भेदभाव पर रोक, भेदभाव पर रोक, ठीक है। तो ये जो है हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 कहते हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसे हम लोग आर्टिकल 15 कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 लिखते हुए चलेंगे आप लोग बेटा, ठीक है। हाँ सॉरी, आर्टिकल 16,
आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 की अगर बेटा बात करें तो यही क्या बताता है, लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी equality of opportunity in matters of public employment, in matters of public employment। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, है ना। लोक नियोजन यानी कि आप बेटा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको बराबर जो है अवसर दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेटा लोक नियोजन के अवसर की समानता। राइटिंग ज्यादा इधर उधर तो नहीं हो रही है, इस पे हो रही है तो मैं एक काम करता हूं, कुछ और ट्राई करता हूं, लेकिन हो ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, इसकी बेटा बात करेंगे। स्लो चलेगा, चलो वही यूज करते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, लिखेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज, abolition of untouchabilities and prohibition of its practice, and prohibition of its practice। तो इसके प्रैक्टिस पर भी जो है क्या करना है, रोक लगाना है। इंग्लिश में लिखोगे बेटा छुआछूत का अंत करना है, छुआ छा छुआ छात का अंत। ठीक है, और आर्टिकल 18 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 18 ये कहता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, abolition of titles, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, तो मिलिट्री और एकेडमिक के अगर जो है टाइटल छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टाइटल्स को क्या करना है बेटा, नहीं लेना है। उपाधियों का अंत, जैसे राजा नहीं लगाना है ना। ठीक है, मुगल मान लीजिए आप लगाते हैं तो वो नहीं लगाना है। तो उपाधियों को जो है क्या किया गया, उपाधियों को खत्म किया गया। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा, और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक का जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग राइट टू फ्रीडम कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, यहां तक कि किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बेटा ब्रिटिश ओरिजिन है। ठीक है, इट्स कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश ओरिजिन का है, ब्रिटिश ओरिजिन। यानी कि सब कुछ कानून से छोटा है, ये जो बात है बेटा ये ब्रिटिश ओरिजिन की है, और वहीं से जो है ये बात जो है हम लोगों ने ली है, यहीं से जो है ये बात हम लोगों ने ली है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे दिया गया है,
तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है, गिवन ओनली टू सिटीजन्स, गिवन ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको जो है दिया गया है, नागरिकों को दिया गया है, जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को जो है ये दिया गया है। आ रही बात समझ में आप लोग को? हो गया? चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बेटा बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। हेडिंग डालेंगे आप लोग राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट हम लोग को डिस्कशन कर लेते हैं और फिर जो है नेक्स्ट लिंक से या उसी लिंक से जो है आप लोग को वापस से ज्वाइन होना होगा। इसको लिख तो लिया ही होगा आप लोगों ने। तो बताइए किसी के मन में कोई डाउट है, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो बताइए। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी भी जो है बात हम लोग करेंगे आगे चल के। चलिए, हाँ तो हम लोग बेटा पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है अब हम लोग को क्या पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम पढ़ना है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है। और ये आपका किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो है ये आपका है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपका आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 19 की अगर बेटा बात करें तो यही जो है क्या देता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। तो फ्रीडम से रिलेटेड जो भी आपका प्रोटेक्शन देता है वो देता है आर्टिकल 19। ठीक है, अब ये कौन कौन से जो है फ्रीडम हम लोग को देता है इसकी बेटा बात करेंगे। तो इसी में जो है हम लोग को फ्रीडम मिलता है किससे बेटा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई आपके मन में जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, आपके मन में जो है वो आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो भी जो है आप बोलते हो वो किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाकी आप बेटा कुछ भी बोलो, उल्टा सीधा जो भी मन करे सब बोलो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसकी फ्रीडम है। हिंदी में कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो है उसे ही कहते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। कहने का मतलब क्या है, आप कहीं पर भी जो है आप फ्री हैं कहीं पर भी एकत्रित होने के लिए। ठीक है, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, हिंदी में लिखोगे सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो है मान लीजिए धारा 144 लगी हुई है और आप कह रहे हो कि हमारे पास तो भैया आर्टिकल 19 है, इसके हिसाब से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहीं पर भी जो है इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, जबकि धारा 144 कहता है कि भाई 4 से ज्यादा जो है लोग आप लोग एक जगह पे नहीं दिखोगे, कर्फ्यू लगा है तो, है ना। तो वहां पर बेटा ये जो है आर्टिकल काम नहीं करेगा। तो उसकी बेटा कुछ क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, हाँ अगर वो नहीं लगा हुआ है तो आप जो है इकट्ठा हो सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, अगर कोई रोकता है तो उसको बताइए कि आप पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तीसरा जो है बेटा उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आपको कोई ग्रुप बनाना है तो उसके लिए जो है आप स्वतंत्र तो हो, बना सकते हैं आप। ठीक है, स्वतंत्रता। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये जो आपका आर्टिकल 19 है यही आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी देता है।
कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह बिना हिचकिचाए भारत के अंदर हैं तो आप घूम सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि गलवान घाटी में जो है बैटल हो रहा है, वहां पे आर्मी ने जो है मना कर रखा है, वहां पर भी घूमने के लिए उत्सुक हो। ठीक है, तो उसके पर जो है आप पर क्या लगेगा, रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब क्या है बेटा, रेसिडेंस का मतलब है आप कहीं पर भी जो है अपना घर वर लेके रह सकते हो। ठीक है, इंडिया में कहीं पर भी। इसके अलावा बेटा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, भाई आप कोई भी जो है अपना काम चुन चुन के कर सकते हो। आपको टीचिंग पसंद है आप टीचिंग करिए, है ना, आपको खेलना पसंद है आप खेलिए। ठीक है, आपको जॉब पसंद है जॉब करिए, बिजनेस पसंद है बिजनेस करिए। ठीक है, तो प्रोफेशन का भी जो है आपके पास फ्रीडम है। कोई जो है ये नहीं कहेगा सकता कि नहीं भैया आपको यही काम करना पड़ेगा, बंधुआ मजदूर नहीं है आप। समझ में आ रही बात आप लोग को? तो इसकी भी जो है फ्रीडम हम लोग को कौन देता है, तो इसकी भी फ्रीडम हम लोग को देता है आर्टिकल 19। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो एक फ्रीडम और है जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग। ये क्वेश्चन आपके एसटी में पूछा जा चुका है बेटा, तो कि झंडा फहराने का जो फ्रीडम है बेटा वो भी जो है कौन देता है, तो वो भी जो है आर्टिकल 19 देता है ना। आप कहीं पर भी झंडा फहरा सकते हो, है ना, तो उसकी जो है आपको क्या है, पूरी पूरी स्वतंत्रता है। अब ऐसा नहीं कि शौचालय के बाहर जाके खड़े होके जो है फहरा दिए झंडा, तो वो फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, तो डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जल्दी से मेरे को बताओ बेटा कि लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। प्रेस का मुक्तिदाता। अंग्रेजों के समय में जो है भारतीय समाचार पत्रों पे क्या किया गया था बेटा, बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो एक जो है बंदा आता है जो कि जो है इस बैन को खत्म करता है। हालांकि अभी अगर हम बेटा बात करें तो अभी भी जो है मीडिया, जो रिपोर्ट हम लोग की आई है कि जो प्रेस को कंट्रोल किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, और प्रेस का जो स्तर है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है बेटा, गिर गया है। ठीक है ना, फ्रीडम इंडेक्स आता है ना प्रेस का, उसमें हम लोग बहुत ही पीछे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेस को बेटा बिल्कुल अपना वो होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं रह गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बेटा लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे कहते हैं। एक साल के लिए आया था वो बस। हाँ, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ या मेटकॉफ, ये वो बंदा था बेटा जिसने जो है प्रेस को जो है मुक्तिदाता कहलाता है या लिबरेटर ऑफ प्रेस कहलाता है। इसके अलावा बेटा एक और जो है हम लोग के पास राइट था। ठीक है, एक और हम लोग के पास राइट था जिसे क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को मैं सिर्फ इन्फो लिख रहा हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन भी जो है आपका वो भी जो है इसी में आता था। किसमें बेटा, तो आर्टिकल 19 में आता था। लेकिन देखो बेटा अंदर जा रहे हैं अब हम, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है किसका पार्ट है, तो अब इसे जो है क्या किया गया है, अब इसे लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है ना, तो अब इसे जो है यहां से हटा के जो है इसे क्या बना दिया गया है, नाउ इट इज लीगल राइट। ठीक है ना, इसे लीगल राइट का जो है बना दिया गया, यानी कि अब जो है यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये टाटा बाय बाय है। आ रही बात समझ में आप लोग को? और ये जो आपका आर्टिकल 19 है ये सिर्फ और सिर्फ किसको जो है ये मिला हुआ है ये अधिकार, तो ये सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को जो है राइट्स है। ठीक है ना, तो गिवन ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया,
सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को ही जो है ये अधिकार है आर्टिकल 19 का। और आर्टिकल 19 में ये सारे जो है राइट्स आपके आते हैं, जिसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, वो अब एक लीगल राइट जो है कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें से ये फ्रीडम ऑफ प्रेस कई बार पूछा गया है, फ्लैग होस्टिंग पूछा गया है, ठीक है, कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट आप लोग लिखिए आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 की अगर बेटा बात करें तो यही क्या है, यही क्या देता है, लिखेंगे प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ conviction for offenses। ठीक है, तो पॉलिटी की जो थोड़ी सी लैंग्वेज है बेटा वो थोड़ी सी टफ है, बट कोई बात नहीं, हम है ना आसान करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी चीज में जो है दोषी साबित हो जाते हो, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड भी जो है कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को मिली है। ठीक है, लिखेंगे दोष सिद्ध के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कुछ राइट्स हैं आपके पास, अगर आप जो है दोषी भी साबित हो जाते हो तो उसके बाद भी जो है आपको कुछ राइट्स जो है दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा क्या राइट दिया जाता है कि आपको टाइमली जो है कहां पर कोर्ट में जो है हाजिर करवाना है, और अगर आप बेटा फीमेल हैं तो आपको जो है फीमेल ही अरेस्ट करे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कौन अरेस्ट करे बेटा, फीमेल ही अरेस्ट करे। ठीक है, और शाम होने से पहले फीमेल को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, शाम होने से पहले जो है फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो है क्या बताता है, ये सारी चीजें जो है आपका आर्टिकल 20 जो है बताता है। ठीक है, अरे शाम होने के बाद, पहले बोल दिया क्या मैंने? इसमें बेटा 3 प्रोविजंस हैं, लिखेंगे इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस, इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस। इसमें जो है आपके 3 प्रोविजंस हैं। ये 3 प्रोविजंस क्या हैं बेटा, तो सबसे पहला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, कभी कभी सीधे ये जो है दे के पूछा जाएगा कि क्या इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो कोई भी जो है इंसान को ऐसे डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो कानून का क्या ना करे, कानून का कोई वायलेशन ना करे। समझ गए आप लोग? इसके अलावा बेटा जितना जिसने जो है वो किया है, रूल तोड़ा है, उतनी ही की सजा जो है दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी किया है तो उसको डकैती की सजा नहीं दी जाएगी। समझ गए? तो लिख लो बेटा इसमें ये कि नो पर्सन shall be subjected to penalty, shall be subjected to penalty। क्या नहीं चल नहीं रहा सही से, कोई बात नहीं, इसको लिख लो, फिर अभी हम बदल के वापस से जो है लेके आते हैं। सब्जेक्टेड टू पेनल्टी greater than that prescribed by the law, greater than that prescribed by law। ठीक है,
तो लॉ में जितना जो है बताया गया है उतनी ही जो है पेनाल्टी दी जाएगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो 3 प्रोविजंस है बेटा इसमें। तो एक जो है आप लोग ने जाना, दूसरा जो प्रोविजन है बेटा उसको क्या कहते हैं, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी है ना, पार्टी है पार्टी नहीं है बेटा, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। भैया एक ही जुल्म के लिए 2 बार जो है सजा नहीं दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। एक ही जुल्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा जो है बेटा वो क्या है, तो वो है बेटा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। ये नहीं कि जो है आप कह रहे हो कि हम ही गवाह हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। आ रही बात समझ में, आप कोर्ट में गए हो कह रहे हो कि हम खुद ही गवाह हैं, ठीक है, तो भैया ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका तीसरा प्रोविजन है, लिखोगे बेटा स्वयं कंजर्वेशन ऑफ बीइंग विटनेस अगेंस्ट ओन, लिख लो भैया कंजर्वेशन ऑफ बीइंग विटनेस अगेंस्ट ओन, ठीक है। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। इसको जरा आप लोग लिख लीजिए, हम एक बार दोबारा से इसको हटा के लगाते हैं। तो आर्टिकल 20 हम लोग ने कर लिया है ना। आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे आर्टिकल 21 की। हाँ अब प्रॉपर चल रहा है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 की अगर बेटा बात करें तो यही क्या देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिखेंगे बेटा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। या हिंदी में लिखोगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो इसमें जो है एज पर आर्टिकल 358 के तहत इन केस ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट विल टर्मिनेट आर्टिकल 19, ठीक है। अगर जो है यहाँ पर क्या होता है आर्टिकल 358 के तहत इमरजेंसी लगाया जाता है तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 19 को क्या किया जाता है, आर्टिकल 19 टर्मिनेट होता है सबसे पहले, टर्मिनेटेड। और कौन करता है, तो बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 19 को क्या कर देता है, सबको सबका टर्मिनेट कर देता है। क्लियर है ना। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 यही कहता है कि प्रेसिडेंट have the right to terminate, president have the right to terminate all fundamental rights except, मैंने आपको शुरू में ही बताया था एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्ट क्या है बेटा, तो आर्टिकल 20 एंड 21,
है ना, 20 एंड 21। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस आर्टिकल ने ये कहा था कि भाई सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को टर्मिनेट कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन बाद में क्या किया गया बेटा, बाद में आर्टिकल 20 और 21 को जो है ऐड किया गया कि भैया इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, और इसको जो है किस संविधान संशोधन से जो है ऐड किया गया था, तो लिखेंगे बेटा एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन से जो है इसको क्या किया गया था बेटा, इसको ऐड किया गया था। आ रही बात समझ में? चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग मूव करेंगे, आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे और आर्टिकल 21A के बारे में जानते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेटा आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन बोले तो शिक्षा, शिक्षा का अधिकार जो है इसको कब ऐड किया गया था, तो एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वें संविधान संशोधन एक्ट जो हुआ था बेटा कब, 2002 में, तो इसको जो है ऐड किया गया था, है ना। और क्या ऐड किया गया था बेटा इसमें, तो ऐड किया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी free and compulsory education to the children of 6 to 14 years, to the children of 6 to 14 years। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये बेटा किसमें था, तो पहले ये आर्टिकल 14 में था। ठीक है ना, ये किसमें था बेटा, आर्टिकल 14 में था, 45 में था, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 45 में था, और ये आपका किस में आता था, तो ये आपका आता था DPSP में आता था। ठीक है, लेकिन फिर जो है इसको क्या किया गया बेटा, इसमें जो है एड ऑन कर दिया गया। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो ये था बेटा आर्टिकल 21A। नाउ आ जाइए बेटा आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 पर आ जाइए आप लोग फटाक से, और किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ सकता है वो साथ ही साथ। ठीक है, हाँ हो गया ना, कोई बात नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आप लोग का अगर नहीं हुआ हो तो लिख लेना। ठीक है, आर्टिकल 22 पे आते हैं, और आर्टिकल 22 क्या कहता है बेटा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, या हिंदी में लिखोगे गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 22 कहता है। ठीक है, और ये क्या कहता है बेटा, कि अगर कोई जो है इंसान अरेस्ट होता है तो उसके पास जो है कुछ राइट्स हैं। जैसे बेटा क्या जो है राइट्स हैं, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट।
ठीक है, कि भैया क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये जो है हमको बताना है। ठीक है, क्या क्या जो है उसके पास राइट्स हैं, तो लिखोगे राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस बेसिस पर आप जो है अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं उससे। इसके अलावा बेटा राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, भाई अपना वकील आप कर सकते हो, है ना। राइट टू कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर, है ना। ऐसा नहीं है कि जो है आपको वकील भी जो है नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंतर राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो है आपको पुलिस वाले को या जिसको भी जो है किसके सामने जो है पेश करना पड़ता है, तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, और अगर जो है ऐसा नहीं होता है तो ये लोग को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो है कुछ बातें हैं जो कि आर्टिकल 22 में जो है आपको बताएगी। समझ गए? तो आप लोग के काम के लिए है, अगर इन फ्यूचर आप लोग के साथ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हो ना लेकिन, तो आप जो है इन सब चीजों को जो है याद रखना। ठीक है, हाँ, और ये बेटा दोनों लोगों को जो है दिया गया है ये राइट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, गिवन टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, एंड एलियन। अब एलियन का मतलब वो नहीं जो स्पेस से आए हैं, एलियन का मतलब क्या, जो फॉरेनर्स हैं। ठीक है, नाउ आगे आते हैं बेटा, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में जो है हम लोग बात करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो भैया जरूर पूछे। हटा दिया जाए इसे? हाँ हो गया। ओके, वेरी गुड। हेडिंग डालोगे बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम आप लोग को लग सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें बेटा कौन कौन से जो है आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल इसमें दो ही हैं, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है ना। सबसे पहले जो है बात करेंगे किसकी हम लोग, आर्टिकल 23 की, आर्टिकल 23 की। और आर्टिकल 23 की अगर बेटा बात करें तो यही क्या कहता है, तो यही कहता है प्रोहिबिशन of trafficking of humans, of trafficking of humans, कॉमा फोर्स लेबर, कॉमा फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये जो है आपका आर्टिकल 23 कहता है, हिंदी में लिखोगे मानव तस्करी, मानव तस्करी, मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, एवं बलात्, बलात् का मतलब क्या, फोर्स लेबर, है ना, बलात् श्रम पर प्रतिबंध। ठीक है, ये आर्टिकल 23 ये कहता है। इसमें बेटा क्या आ गया, इसमें आपका आ गया कि
बाइंग या सेलिंग ऑफ मेंस वीमेन चिल्ड्रंस, है ना, किसी भी चीज के लिए, ये जो है गलत है। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, ये भी जो है क्या है, ये भी जो है आपका इसके अंदर आता है कि ये नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है, और ये भी जो है दोनों लोगों को गिवन है बेटा ये राइट, गिवन टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, या एलियंस वर्ड हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए बेटा आप पुलिस में जाते हो, आप मिलिट्री में जाते हो, ठीक है, और कोई काम करने के लिए आपको कहा जाता है लेकिन आप जो है वो नहीं करना चाहते हो, तो बेटा वहां पर पार्लियामेंट या सरकार के पास पूरा राइट होता है कि आपको जबरदस्ती जो है काम करवाया जा सके। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है बेटा, मिलिट्री का है, ठीक है ना, पुलिस का है। समझ गए आप? वहां पे नहीं कह सकते हो कि भैया हमको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती सेवा करवाई जा रही है, ठीक है, ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा मिलिट्री और जो पुलिस फोर्सेस होते हैं बेटा, उनको स्पेशल जो है भत्ता भी मिलता है इसका। चलिए आगे की जो है बात करेंगे हम लोग, और आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 जो है क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, प्रोहिबिशन of employment of children in factories। ठीक है, तो फैक्ट्रीज में जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो बेटा बच्चों का, उसको जो है क्या किया जाए, प्रतिबंध किया जाए। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले ये काम किसने किया था, तो भारत में एक जो है व्यक्ति आया था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में जो है आप लोग को बताएंगे। लॉर्ड रिपन की अगर बेटा बात करें तो ये 1880 से लेकर या आपका 1884 तक जो है भारत में रहता है। ठीक है, और इसी के समय में जो है 1881 में जो है ये क्या लेके आया था, ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेके आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट या प्रथम कारखाना अधिनियम, इसी के तहत जो है इसने क्या किया था, इसी के तहत इसने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया था। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन था बेटा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, और अभी भी अगर किसी फैक्ट्री में कोई बच्चा जो है दिख जाता है तो फैक्ट्री को अच्छा खासा जो है जुर्माना जो है देना पड़ सकता है। जैसे 1996 में जो है आपका हुआ था, जिसमें से जो है आपका 20,000 रुपए के आसपास जो है क्या था, जुर्माना था, अगर किसी बच्चे को जो है ऐसे देखा जाता है तो। हाँ, किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो वो पूछ सकता है बेटा। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? आई थिंक किसी के मन में कोई डाउट या सवाल नहीं होगा। चलिए हेडिंग डालोगे बेटा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक पढ़ते हैं, और आर्टिकल 25 क्या कहता है बेटा, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। कहने का मतलब क्या है बेटा, भारत में किसी भी धर्म का पालन एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार जो है देता है आर्टिकल 5। लिखेंगे बेटा, इट सेज दैट
says that all persons are equally entitled to freedom of conscience, and right to freely profess, propagate our religion, propagate and practice a religion. इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है बेटा। ये कहना ये चाह रहा है कि भारत में किसी भी धर्म का, भारत में किसी भी धर्म का पालन एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार, एवं उसके रीति रिवाजों के मानने का अधिकार ये देता है, मानने का अधिकार ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद देता है बेटा। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। देखो बेटा, इन आर्टिकल्स को तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपके एग्जाम में आर्टिकल्स के साथ साथ उनके एक्सेप्शन पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है ना। खासकर जब आप थोड़ी सी जो है हाई लेवल की जो है तैयारी करते हो, और खासकर जब एसएससी मेंस के एग्जाम की आप तैयारी करोगे या आरओ की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो है एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि किसी भी धर्म को फॉलो करते हुए प्रॉपर देश के हितों में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जो है एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। कि आप जैसे धार्मिक संस्थानों पर क्या नहीं लेके जा सकते, हथियार नहीं लेके जा सकते। हथियार बोले तो औजार वगैरह जो है धार्मिक संस्थानों पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये सारे जो है आपके एक्सेप्शन हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक एक्सेप्शन ये भी है बेटा कि सिखों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण धारण जो है किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है आपका एक्सेप्शन है कि जो सिख होते हैं ना, सिखों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या हो गया, जो पब्लिक प्लेस हो गया, वो कृपाण धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। अगर वही अगर हम लोग नॉर्मल की अगर बेटा बात करें, तो जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, है ना, तो क्या हम लोग जो है कृपाण जो है धारण कर सकते हैं? क्या जो है हम लोग कोचिंग में तलवार लेके आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को? क्योंकि जो है ये जो है हमारे धर्म में या हिंदू या मुस्लिम या किसी धर्म में नहीं है। लेकिन चूंकि सिख धर्म में जो है ये जो कृपाण है बेटा, कृपाण रखा जाता है, धर्म के अंतर्गत आता है। इसी वजह से हमारा पार्लियामेंट ये लोगों को राइट देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लोगों को राइट देता है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान, कोचिंग हो गया, मंदिर हो गया, मेला हो गया, कहीं पर भी जो है आप अपने पास कृपाण रख सकते हो। लेकिन नॉर्मल इंसान अगर वो सिख नहीं है तो नहीं रख सकता। समझ गए आप लोग? ठीक है। और ये जो है अगर हम इसकी बेटा बात करें तो 16 ये कब से शुरुआत हुआ सिखों में? तो 1699 में क्या हुआ था? 1699 में ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ की शुरुआत की थी किसने बेटा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी शुरुआत की थी खालसा पंथ की, और यहीं पर जो है इन्होंने 5 केस दिए थे। क्या दिए थे बेटा? 5 केस दिए थे। अभी 5 केस क्या है बेटा? तो के का मतलब है आपका कृपाण, कंघा, कृपाण रखना है बेटा, कंघा रखना है, केश
नहीं दिखाना है बेटा, कड़ा रखना है और कक्षा। ठीक है, ये 5 केस जो है दिए थे खालसा पंथ में गुरु गोविंद सिंह ने। इसीलिए बेटा कृपाण जो है धारण करने की जो स्वतंत्रता है बेटा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखों को देता है। अच्छा, क्या कभी जो है ये इसको बैन किया गया है? क्या इसको कभी बैन किया गया कि नहीं भैया आप कृपाण नहीं रख सकते हो? तो हाँ भैया, इस पर राजस्थान ने बैन लगाया था, है ना। लेकिन जब प्रोटेस्ट किया गया बेटा, तो इसे जो है हटाना पड़ा, क्योंकि बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 है वो क्या देता है बेटा, वो राइट टू रिलीजन फॉलो करने की आपकी बात करता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो दैट इज वाई सिख जो है सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण धारण कर सकते हैं। क्लियर हो रही इतनी बात आप लोग को? चलिए आर्टिकल 26 की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। लिखते हुए चलना है आप लोग को, वैसे भी मैं अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं समझाने के लिए, तो आप लोग को चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। हाँ, चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। एक्सेप्शन आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। आर्टिकल 26 पे आते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है बेटा? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, या इसको हिंदी में क्या लिखोगे आप लोग? हिंदी में आप लोग लिख सकते हो किसी भी धार्मिक सम्मेलन, किसी भी धार्मिक सम्मेलन, किसी भी धार्मिक सम्मेलन कौमा कार्यक्रम, कार्यक्रम एवं जुलूस, जुलूस के आयोजन का अधिकार, के आयोजन का अधिकार। ठीक है, तो कोई भी जो है कार्यक्रम आप कर सकते हो, धर्म से रिलेटेड अगर कार्यक्रम है तो आप कर सकते हो। जैसे मुहर्रम में जो है जुलूस निकलता है, तो ये बेटा हमारा संविधान जो है हमें गारंटी देता है कि भैया आप ये कर सकते हो। आ रही बात समझ में? जैसे कथा होती है बेटा, जैसे क्या कहते हैं उसे, जब गणेश चतुर्थी में गणेश जी का विसर्जन होता है, तो क्या होता है बेटा, बहुत सारे लोग जो है निकलते हैं ना। तो ये सब क्या है बेटा, इन सब ये सब करने का अधिकार जो है हमें कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 26 देता है, आर्टिकल 26 देता है बेटा। ठीक है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो यही बेटा आपका है जो कि क्या करता है, लिखेंगे प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव, देखो वीडियो बंद करना पड़ेगा, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यही आर्टिकल जो है हमें देता है। ठीक है ना। आ रही बात समझ में आप लोग को? इसके अलावा बेटा इसी आर्टिकल के हाँ, इसी आर्टिकल के अंडर बेटा, अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट held that the Ramakrishna mission, the Ramakrishna mission, जल्दी से बताओ बेटा रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था? रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग विवेकानंद ने चलाया था। आनंद मार्ग आर रिलीजियस डेनोमिनेशन, आर रिलीजियस डेनोमिनेशन with the Hindu religion, with the Hindu religion। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन
को भी जो है आपका रिकॉग्नाइज किया गया है इस आर्टिकल के तहत कि भैया ये क्या था, ये आपका आपका कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है कि भैया ये जो रामकृष्ण मिशन था ये आपका क्या था, ये आपका एक धार्मिक कार्य है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है चलेंगे हम लोग और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 ज्यादा बड़ा है नहीं, तो बस इसको यहीं पे लिख लेंगे हम लोग। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है, लिखेंगे बेटा, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन for promotion of religion, for promotion of religion, या हिंदी में जो है इसे क्या कहेंगे, हिंदी में इसे कहेंगे भारत में प्रत्येक आय को प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है बेटा कि जो भी जो है मस्जिद में, मंदिरों में जो भी आपका पैसा इकट्ठा होता है उस पर कोई भी जो है टैक्स नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? या चंदा लगा के, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बनवाना है तो उस चंदा जो भी कलेक्ट हुआ है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 27 कहता है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना, तो स्टार मार्क कर लेना। छोटा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। आते हैं बेटा आर्टिकल 28 पर। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 28 पे आ जाते हैं फटाफट। आइए आर्टिकल 28 पे आते हैं बेटा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। हिंदी में लिखोगे बेटा, ना ही लिखो हिंदी में, ठीक है भाई। आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप कोई भी जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को जो है अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे भागवत गीता की जो है कथा होती है तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। जैसे जो है जमात जो है इकट्ठा होती है तो उसको आप जो है कर सकते हो। कोई भी बाध्यता नहीं है भैया आप पर। ठीक है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड एनी रिलीजियस। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसी में एक चीज और जो है डाला गया है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे कि मान लीजिए महिंद्रा एजुकेशन है, मान लीजिए कोई स्कूल है, सेंट टेरेसाज स्कूल है ना, तो वहां पर बेटा आपका कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये जो है आर्टिकल 28 कहता है वहां पर सिर्फ नॉर्मल चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये नहीं कि जो है धर्म से रिलेटेड चीजें वहां पर सब बच्चों को पढ़ाया जाने लगे। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 28 कहता है। तो लिखेंगे बेटा एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट will not provide any religious education, any religious education। ठीक है, वो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। हिंदी में लिखोगे बेटा, भारत में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है शैक्षणिक संस्थान में जो है नहीं प्रदान की जाएगी। ये जो है आर्टिकल 28 कहता है। और बेटा फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम लोग को इतना ही पढ़ना था।
ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की पढ़ना था, नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग बेटा बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं और हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अलावा हिंदी में जो है इसे आप लिख सकते हो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है बेटा, तो आर्टिकल 29 इसमें आता है और आर्टिकल 30 जो है इसमें आता है, दो ही आर्टिकल जो है इसमें आपके आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, तो आर्टिकल 29 कहता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हिंदी में लिखोगे बेटा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, ये आर्टिकल 29 कहता है, ये कहता है बेटा अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फॉलो एनी कल्चर टू प्रमोट इट, कि भाई आप जो है कोई भी जो है कल्चर को जो है प्रमोट कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हो, समझ गए, कोई भी क्लोथ्स पहन सकते हो। जैसे बेटा यहाँ पर वो है ना, अलाउ है ना कि भैया फीमेल्स जो है जीन्स पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल जो है बुर्का पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे अभी बीच में जो है बहुत ज्यादा हिजाब का जो है मामला बहुत ज्यादा उठा हुआ था कि जो है हिजाब जो है नहीं पसंद है, तो भैया आर्टिकल 29 ये जो है फंडामेंटल राइट्स है फीमेल्स का कि वो अपने हिसाब से जो है कपड़ा पहन सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से कपड़ा पहन सकते हैं बेटा। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है, हाँ स्कूल की बात अलग है, अगर स्कूल में जो है ऐसा है, स्कूल में अगर कोई रूल बना हो तो स्कूल में जो है नहीं अलाउ होता है, लेकिन फिर भी अगर परमिशन मिल जाती है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 29 जो है ये देता है हम लोग को राइट। ठीक है ना, इसके अलावा एक पॉइंट लिखोगे बेटा आप लोग, एनी सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, any citizen cannot be discriminate only on the basis of religion। इसके अलावा कास्ट, इसके अलावा रेस, किस जाति से है, सेक्स। ठीक है, इन सब से के वजह से जो है कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जाता है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 20 कह रहे हैं, आर्टिकल 30 लिख लिया होगा इसको आप लोगों ने। आर्टिकल 30 पे आते हैं। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, कहता है, तो लिखेंगे बेटा राइट ऑफ minorities to establish and administer
and administer educational institution of their choice. Educational institutions of their choice. कहने का मतलब क्या है बेटा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार कि भैया आप जो है अपने हिसाब से जो है शैक्षणिक संस्थान जो है स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपका इसमें आता है। फटाफट लिखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो आर्टिकल 31 था बेटा, उसे क्या किया गया, उसे जो है हटा दिया गया। तो एक बार आर्टिकल 31 को भी जो है हम लोग फिर से जो है जान लेंगे कि क्या था और क्या हो गया है। हाँ, लिख लीजिए इसको फटाक से, मैं हटाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा हम लोग और बात कर लेते हैं आर्टिकल 31 की। और आर्टिकल 31 क्या कहता है बेटा, यही है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, इससे पहले भी एक बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। राइट टू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, क्योंकि बेटा ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था और अब जो है इसे जो है क्या कर दिया गया है, नाउ इट इज लीगल राइट। इसको जो है डिलीट कर दिया गया बेटा, यहां से डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कब, तो 1978। ठीक है, और इसे जो है किसमें जो है इंसर्ट किया गया है, नाउ इट इज इंसर्टेड in a new article, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल 300 ए। और किस पार्ट में जो है रखा गया है, तो इन पार्ट 12 भाग 12 में जो है इसे डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसकी, आर्टिकल 32। देखो बेटा, आर्टिकल 32 भाग 3 का फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, और इसमें लिखोगे बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तुम लोग को पक्का गाना नहीं सुनाई दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम थोड़ी ना सुना रहे हैं, बगल वाले हैं बजा रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप भी सर। ठीक है, और ये जो है आपका आर्टिकल 32 में आता है। किसमें आता है बेटा, आर्टिकल 32 में। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा। ठीक है, आर्टिकल 32 को ही जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, तो इसे ही कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल को ही क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, इसे ही क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर फीमेल्स के लिए किसी ने काम किया है, सबसे ज्यादा अगर फीमेल्स के लिए किसी ने काम किया है, और खासकर बेटा हिंदू फीमेल्स के लिए, वो बी आर अम्बेडकर साहब रहे हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाए पढ़ाई वढ़ाई में। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझिए और इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना करिए। इसके अलावा बेटा द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बेटा आर्टिकल 32 के बारे में, लिखेंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट Article 32 is basic feature of the Constitution. Is basic feature of Constitution. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर जो है किसे कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को ही कहा गया है, किसके द्वारा, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और आर्टिकल 32 का ही इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लीजिए हमारा जो है किसी का भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, या किसी का जो है फंडामेंटल राइट्स पे जो है कोई बात होती है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग लिखेंगे, इसको हटाते हैं, हाँ लिखेंगे बेटा, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, हनन का मतलब क्या है बेटा, कि कोई जो है आपका फंडामेंटल राइट क्या कर रहा है बेटा, उसका दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट से खेल रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जो है क्या करता है, रिट जारी करते हैं। ठीक है, रिट जारी करते हैं। अब रिट क्या होता है बेटा, रिट आपके आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे जो है लॉज होते हैं, या कुछ ऐसे जो है स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको जो है दूसरों पर लगाया जाता है। ठीक है, इसी में आपके क्या हो गए हैं, इसी में आपका हेबियस कॉर्पस होता है। टोटल 5 प्रकार के होते हैं। रिट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी बेटा आपका फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा बेटा, वायोलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, वायोलेशन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है क्या करता है, रिट जारी करता है। और रिट कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो रिट आर ऑफ 5 टाइप्स, रिट आर ऑफ 5 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 5 प्रकार के जो है रिट्स होते हैं। ये 5 प्रकार के जो रिट्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, तो सबसे पहला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं बेटा, हेबियस कॉर्पस कहते हैं। और हेबियस कॉर्पस की अगर बेटा बात करें तो इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनका क्या मतलब होता है अभी कुछ देर बाद जो है हम लोग समझेंगे। पहले 5 रिट के नाम हम लोग जान लेते हैं। दूसरा जो रिट है बेटा उसे कहते हैं मैंडामस। मैंडामस का ही मतलब क्या होता है बेटा, परमादेश। क्या होता है बेटा, परमादेश। ठीक है,
इसके अलावा जो थर्ड है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है बेटा हिंदी में, तो इसे ही कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध। चौथा जो है बेटा उसे ही हम लोग कहते हैं सर्ट्योरी। सर्ट्योरी, ठीक है। इसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे ही कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और एक लास्ट है बेटा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग बेटा, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। तो ये आपके जो है टोटल कितने रिट्स हैं, टोटल 5 रिट्स हैं बेटा, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट आप लोग तुरंत के तुरंत जो है लिंक से एंटर करिएगा जब मैं इसको हटा दूंगा। कहने का मतलब क्या है, जब मैं एग्जिट करूंगा तो, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम। लिख लिया सबने? हाँ, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है इसमें अगर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो बेटा, अभी टाइम है थोड़ा बहुत, आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? जो भी पढ़ा रहे हैं उन सबको जो है आप लोग को बेटा रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। जिनकी जो भी क्लासेस छूट जाती है वो लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। उस दिन का जो है आपको वो वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है क्लास। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।